ये कहानी शुरू होती है आज से तकरीबन 35 साल पहले, जब आइजोन नाम की एक बड़ी कंपनी ने जमीन के एक कोने में अपनी एक लेबोरेटरी कायम की। ये लेबोरेटरी बज़ाहिर बहुत बड़ी और शानदार थी, क्योंकि इसके अंदर बनाए जाते थे म्यूटेंट डायनासोर्स, यानी ऐसे डायनासोर की नस्ल जिन्हें खुदा ने कभी तहलीक ही नहीं किया था। लेकिन एक दिन इस लेबोरेटरी में एक खौफनाक खराबी पैदा हो गई, जिसके नतीजे में तमाम दरवाजे खुद बहुत बंद होने लगे। फिर वही हुआ जिसका सबको हमेशा से डर था। एक गलती ने हजारों लोगों की जान ले ली और इस सनहे के बाद वो लेबोरेटरी हमेशा के लिए बंद कर दी गई। वो म्यूटेंट डायनासोर्स आजाद हो गए, लेकिन बढ़ती हुई आबादी और आलूदा हवा के सबब वो इंसानों से दूर इस इलाके में रहने लगे जहां कभी ये लेबोरेटरी हुआ करती थी। वो जगह अब रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहां इंसानों को जाना सख्त मना है। अब आते हैं मौजूदा दिन पर। हम देखते हैं कि मार्टिन नाम का एक शख्स न्यूयॉर्क के ट्रैफिक में फंसा हुआ है, क्योंकि आगे सड़क पर एक डायनासोर आ गया है। लोगों ने इसे देखने के लिए हजूम लगा रखा है। शायद वो डायनासोर अपना रास्ता भटक गया है। इतने में मार्टिन की कार में जोरा नाम की लड़की आकर बैठ जाती है। यही वो लड़की थी जिससे मार्टिन मिलने जा रहा था, लेकिन वो खुद ही इसके पास आ गई। बात शुरू करने से पहले मैं आपको जोरा के बारे में कुछ बताता हूँ। जोरा एक साबिक कमांडर रह चुकी है और इस वक्त अपनी टीम के साथ रिसर्च का काम करती है। मार्टिन चाहते हैं कि वो इसके लिए एक मिशन मुकम्मल करे जो इंतहाई खतरनाक है। मार्टिन जानता है कि ये काम सिर्फ जोरा ही कर सकती है, इसलिए इसने इसे मुंतखब किया है। मार्टिन अभी सब कुछ नहीं बताता, लेकिन इतना जरूर शेयर करता है कि इसकी कंपनी कैंसर का इलाज बना रही है और इसके लिए उन्हें इन म्यूटेंट डायनासोर के खून के सैंपल्स दरकार है। जो इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रहते हैं, वहां जाना इंसानों के लिए सख्त मना है। मार्टिन की बड़ी रकम सुनकर जोरा ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद दोनों शहर के एक म्यूजियम में जाते हैं जहां इनकी मुलाकात डॉक्टर हेनरी से होती है। यही वो शख्स है जिसने सबसे पहले ये तजवीज दी थी कि अगर कैंसर का इलाज तैयार करना है तो इन 3 बड़े डायनासोर्स के खून के नमूने लेने होंगे, जो हवा, जमीन और पानी तीनों माहौल में सबसे ताकतवर हैं। मार्टिन डॉक्टर हेनरी को कायल करने की कोशिश करता है कि वो भी साथ चले, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि वो वहां जाना नहीं चाहता। लेकिन जब वो मार्टिन की रकम सुनता है तो दिल में सोचता है कि इतने पैसों से तो वो सारी जिंदगी आराम से गुजार सकता है, फिर भी वो इनकार कर देता है। जोरा इससे कहती है कि अगर वो साथ चला गया तो इसे इन अजीमुल हब्सा मखलूकात को करीब से देखने का मौका मिलेगा, जिन्हें दुनिया में बहुत कम लोगों ने देखा है। ये सुनकर डॉक्टर का दिल डोल जाता है और आखिरकार वो वहां कर देता है। इसके बाद ये टीम सुलेमानी नाम की जगह पर लैंड करती है, जहां जोरा का पुराना करीबी दोस्त डॉन्क मौजूद होता है, जिसके साथ इसने कई मिशंस मुकम्मल किए हैं। लेकिन डॉन्क और इसकी टीम रकम बढ़ाने की शर्त रखते हैं। मार्टिन के लिए ये मिशन इंतहाई जरूरी है, इसलिए वो मान जाता है। ये टीम कश्ती में बैठकर ऐसे रास्ते से सफर करती है जहाँ हुकूमत की नजर इन पर न पड़े, क्योंकि इस इलाके में जाना ममनू है। डॉन्क उन्हें बताता है कि इस रास्ते पर हमें मुख्तलिफ किस्म के डायनासोर देखने को मिलेंगे, इसलिए अगर किसी की ख्वाहिश है कि वो उन्हें करीब से देखे तो ये जगह जन्नत है। ये सुनकर डॉक्टर हेनरी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि इसे इन मखलूकात से गहरी दिलचस्पी है। वो अपना खास हथियार दिखाता है जो असल में एक तीर है, जिसकी मदद से वो डायनासोर के खून के सैंपल ले सकते हैं। ये तीर इनकी मोटी काल को आराम से चीर सकता है और फिर पैराशूट की तरह ऊपर उड़ जाएगा ताकि उन्हें करीब जाने की जरूरत न पड़े। लेकिन एक मसला है, इसे कम से कम 10 मीटर की दूरी से चलाना होगा, वरना ये नाकाम हो जाएगा। कश्ती में सिर्फ डॉन्क ही था जो जोरा के सबसे करीब था, इसलिए वो इसके खौफनाक माजी का जिक्र करता है जिसके बारे में वो जानता था। इधर सीन बदलता है। हम देखते हैं रोबन और उसकी 2 बेटियां इज़ाबेल और टेरेसा, जो अपनी कश्ती में छुट्टियां मनाने आए हैं। इनके साथ जय भी है, जो टेरेसा का बॉयफ्रेंड है। लेकिन रोबन इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि वो बहुत सुस्त और होदहारस है। लेकिन बेटे की खुशी की खातिर वो कुछ नहीं कहता। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि अचानक उन्हें दूर से एक अजीब सा जानवर पानी में तैरता दिखाई देता है। वो पहले समझते हैं कि शायद ये डॉल्फिन होगी, लेकिन जब वो करीब आता है तो अंदाजा होता है कि ये डॉल्फिन नहीं है, बल्कि समंदर का सबसे बड़ा डायनासोर मोसासोरस है, जो इनके पीछे पड़ चुका है। रोबन कश्ती की रफ्तार तेज करता है, लेकिन रफ्तार भी न रोक सकी। पलक झपकते ही कश्ती पानी में उलट गई। खानदान के 3 अफराद तो ऊपर आ गए, लेकिन जय का कुछ पता न था। टेरेसा को इसकी फिक्र होने लगी। इतने में मोसासोरस दोबारा वापस आता है, लेकिन इस बार वो उल्टी हुई कश्ती के नीचे से गुजरता है। इसी दौरान उन्हें दूसरी तरफ जय भी
नजर आता है जो रेडियो बैग लेकर ऊपर आया था ताकि किसी से मदद मांगी जा सके। रात का वक्त हो जाता है, हम जोरा को अकेले डक पर बैठे देखते हैं। इसकी आंखों में आंसू थे। इतने में हेनरी भी वहाँ आता है और पूछता है क्या सब कुछ ठीक है। जोरा झूठ बोलती है, हाँ बस नींद नहीं आ रही इसलिए ऊपर आ गई, मगर हकीकत क्या है ये सिर्फ वही जानती है। सुबह होते ही रोबन का रेडियो मैसेज मिलता है जो डॉन्क सुनता है। वो मार्टिन से कहता है कि हमें कश्ती इस तरफ मोड़नी होगी, लेकिन मार्टिन ये नहीं चाहता। इसका कहना है कि हम किसी और को ये पैगाम भेज सकते हैं, वो लोग जाकर उन्हें बचा लेंगे। अगर हम गए तो अपनी मंजिल तक पहुंचने में देर हो जाएगी। मार्टिन की बात पर जोरा बिल्कुल भी मुतफिक नहीं थी क्योंकि वो हर सूरत इस खानदान को बचाना चाहती थी। डॉन्क भी राजी था, इसलिए वो कश्ती मोड़ने का हुक्म देता है। इधर रोबन मायूस बैठा था क्योंकि वो 2 दिन से ज्यादा गुजर चुके थे और अब उम्मीद खत्म होती जा रही थी। ऊपर से ये डर कि कहीं वो खौफनाक मखलूक वापस न आ जाए। इस बार तो इनके पास कश्ती भी नहीं थी, लेकिन अचानक जय को दूर से डॉन्क की कश्ती नजर आती है जिसे देखकर वो सब बहुत होश हो जाते हैं। खानदान को बचाने के बाद इनसे पूछा जाता है कि इनकी कश्ती आखिर डूबी कैसी है। रोबन बताता है कोई अजीब सा जानदार था जिसके पर थे और वो बहुत ही बड़ा था। इसने हम पर हमला किया और बस इतना ही याद है। ये सुनना ही काफी था कि हेनरी समझ गया ये हमारा पहला हदफ होगा। वो मूसासोरस है, समंदर का सबसे बड़ा डायनासोर। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन खानदान को असल मकसद के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। इतने में रडार पर हेप सुनाई देती है, यानी वो करीब आ रहा है। अब जोरा तीर लेकर तैयार हो जाती है क्योंकि यही वक्त डॉन्क स्ट्रिंग संभालता है क्योंकि इसे कश्ती को बहुत करीब से चलाना होगा ताकि वो 10 मीटर के फासले से तीर चला सके। पहली बार जोरा का निशाना चूक जाता है क्योंकि मूसासोरस बार बार पानी के अंदर जा रहा था, लेकिन दूसरी बार इससे भी खतरनाक कुछ होता है। एक जोरदार झटका लगता है जिससे जोरा नीचे लटक जाती है, लेकिन शुक्र है कि वो रस्सी से बांधी हुई थी वरना सीधी मूसासोरस के मुंह में जाती। इस बार इसका निशाना सही लगता है। हेनरी के मुताबिक जैसे ही दर्द लगा वो खुद बहुत ऊपर आ गया और उन्होंने इसे संभाल कर एक सूटकेस में रख दिया, लेकिन हेनरी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसे डर था कि कहीं मार्टिन ये दवा बनाकर सिर्फ अमीरों को ही ना दे दे। वो ये बात जोरों से शेयर करते हैं, लेकिन वो कहती है अपने काम पर तवज्जो दो। हेनरी फिर भी खौफज़दा है। अगर ऐसा हुआ तो गरीब तो ये दवा खरीदेंगे ही नहीं। अगर ऐसा हुआ तो गरीब तो ये दवा खरीद ही नहीं पाएंगे। इस लम्हे सब कुछ चौंक जाते हैं क्योंकि मूसासोरस वापस आ चुका है। वो भी साहिल पर जाकर फायरिंग शुरू कर देता है। हालांकि डॉन्क ने इसे माना किया था, मगर इसने बात नहीं मानी और इसी वक्त इसकी बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है। इतने में मूसासोरस पानी से बाहर आता है और एक ऐसा झटका पैदा करता है कि इजाबेल फिसलकर पानी के किनारे लटक जाती है, लेकिन अहम मौके पर इसके वालिद इसे बचा लेते हैं वरना इसकी भी मौत यकीनी थी। अब जैसे तैसे करके कश्ती काबू में आती है, लेकिन डॉन्क कश्ती को इस तरफ मोड़ता है जहां डायनासोर नहीं जाते। सबको लगता है कि कश्ती टकरा जाएगी, इसलिए लोग छलांग लगा लेते हैं। इस दौरान टेरिसा मदद के लिए रेडियो से किसी से रब्ता करने की कोशिश करती है, लेकिन मार्टिन इसे रोक देता है और धक्का दे देता है जिससे वो किनारे से लटक जाती है। वो कई बार मदद की फरियाद करती है मगर मार्टिन नजरअंदाज कर देता है और वो पानी में गिर जाती है। जब जे इसे पानी में गिरते देखते हैं तो फौरन लाइफ जैकेट लेकर छलांग लगा देता है। इसे देखकर रोबन और इजाबेल भी पानी में कूद जाते हैं। फिर एक के बाद एक सब लोग कूदने लगते हैं क्योंकि कश्ती तेजी से किनारे की तरफ जा रही थी और सबको डर था कि कहीं इंजन न फट जाए क्योंकि इसमें से धुआं निकल रहा था। भला आखिर ये लोग एक जजीरे पर पहुंच जाते हैं। टीम सामान के साथ जजीरे की तरफ बढ़ती है। इसी दौरान हम नैना को देखते हैं। इसके पीछे से एक स्पाइनोसोरस आता है और इसे अपने मुंह में दबोच लेता है। सब ये मंजर देखते रह जाते हैं और एक और साथी को खो देते हैं। मार्टिन सबको बताता है जजीरे पर हमें क्या क्या मिलेगा ये मुझे भी नहीं पता क्योंकि ये जगह पूरी तरह म्यूटेंट जानवरों से भरी हुई है। अब ध्यान से काम करना होगा और जितनी जल्दी हो सके काम खत्म करके निकल। जोरा बताती है कि इसने एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया है जो सिर्फ इस वक्त आएगा जब कॉन्टेक्ट टूट जाएगा। वो 2 मिनट के लिए हमें ढूंढेगा, अगर हम ना मिले तो वापस चला जाएगा। अब वो लोग तोड़कर मट्टी पर कदम रखते हैं जो इंसानों के लिए जहन्नम से कम नहीं। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए इनका सामना एक दलदल से होता है। इस दौरान जोरा मार्टिन से इस लड़की के बारे में पूछती है क्योंकि इसने इसे आखिरी बार मार्टिन के साथ देखा था, लेकिन मार्टिन झूठ बोल देता है कि इससे कुछ पता नहीं। दलदल को पार करने के बाद मार्टिन करीब बहती नदी से पानी भर रहा था कि अचानक इसकी नजर एक खौफनाक चीज पर पड़ती है। वहाँ एक तबाशुदा हेलीकॉप्टर गिरा हुआ है जिसका पायलट अब महज एक ढांचा बन चुका था। इसके हाथ में एक बंदूक थी जिसे
कार्टन चुपके से उठाकर अपने पास रख लेता है। अब रोबन और इसका खानदान भी साथ आ जाता है, लेकिन जब उन्होंने इस जजीरे की खूबसूरती देखी तो खौफजदा हो गए। इसी दौरान उन्हें आइजन कंपनी की गैस पाइपलाइन मिलती है, जिसका जिक्र कई बार मार्टिन के मुंह से रोबन सुन चुका था। ये पाइपलाइन एक लैब तक जाती है जहां एक गांव था, इसलिए सब फैसला करते हैं कि इस पाइपलाइन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि शायद कोई मदद मिल जाए। रास्ते में इज़ाबेल को एक छोटा सा कौवा मिलता है। पहले तो वो डर जाती है, लेकिन बाद में इसके वालिद इसे समझाते हैं कि यह शाकाहारी है, कुछ नहीं करेगा। रात होने पर सब वही आराम करते हैं। जब वॉशरूम के लिए जाता है तो इसके पीछे 2 म्यूटेंट चमगादड़े देखी जाते हैं जो इस पर हमला करने ही वाली थी कि अचानक एक बहुत बड़ा डायनासोर आकर उन्हें मार देता है और बेचारा जय का वॉशरूम भी अधूरा रह जाता है। आहिस्ता आहिस्ता खानदान आगे बढ़ रहा था क्योंकि टेरेसा के पाँव में चोट है, जिसकी वजह से वो तेजी से नहीं चल पा रहे हैं। इस दौरान उन्हें एहसास नहीं होता कि इनके आगे एक बड़ी काई है। अचानक सब इसमें गिर जाते हैं। गिरने के बाद रोबन को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो इस तरफ से आ रही थी जहाँ नदी बह रही थी। वो आवाज एक सड़े हुए डायनासोर के पास से आ रही थी, लेकिन वहाँ एक और चीज भी थी जो इनके काम आ सकती थी, एक कश्ती, मगर इसके पास सो रहा था एक विशाल डायनासोर। ये लोग वादी में पहुंचते हैं और वहां उन्हें टाइटानोसोर नजर आते हैं। यह मंजर इतना शानदार था कि हेनरी जज्बाती हो जाता है और इनके करीब जाकर इन्हें छूता है और महसूस करते हैं। ये लम्हा इसके लिए ख्वाब जैसा था क्योंकि इसने कभी ऐसा सोचा भी ना था। इसी दौरान जोरा मौके का फायदा उठाकर आसानी से सैंपल ले लेती है। अब इनके पास 2 सैंपल हो गए हैं और बाकी है सिर्फ एक, जो उड़ने वाला सबसे बड़ा डायनासोर जिसका सैंपल लेना बाकी है, लेकिन इसे पकड़ना इंतहाई मुश्किल काम है। दूसरे मंजर में हम देखते हैं कि टेरेसा एक शिप में पहुंचकर इस राफ्ट को हासिल कर लेती है, लेकिन जैसे ही इसने इसे खोला इसकी आवाज से शैतान जाग गया, यानी वो बड़ा डायनासोर, मतलब अब मौत का खेल शुरू होने वाला था। पूरा खानदान फौरन राफ्ट में बैठकर तेजी से पेडल मारने लगते हैं, लेकिन वो शैतान इनके पीछे था। खानदान अपनी पूरी ताकत से कश्ती चला रहा था, लेकिन वो जानवर इनसे कहीं ज्यादा तेज था। अचानक वो इनके सामने आ गया और पूरी राफ्ट को उलट दिया। इनकी खुशकिस्मती थी कि दरिया की लहरें बहुत तेज थी, जिनकी मदद से बाकी लोग बहकर एक चट्टान के पीछे छुप जाते हैं। लेकिन टेरेसा को इज़ाबेल का ख्याल आता है, वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। फिर हम देखते हैं कि वो राफ्ट के नीचे दबी हुई है। इसकी जीहें इस शैतान के कानों तक पहुंच जाती है। टेरेसा फौरन इस चट्टान की तरफ दौड़ती है जहां इसका खानदान छुपा था, लेकिन वो विशाल डायनासोर भी इस तरफ आता है, मगर इसका जिस्म इतना बड़ा था कि वो वहां पहुंचने में नाकाम रहता है, इसलिए वापस लुट जाता है। यूं इनकी जान बच जाती है और इसे कहते हैं मौत के मुंह से वापस आना। इधर दूसरी तरफ जोरा की टीम अब अपने तीसरे शिकार की तरफ बढ़ रही है, जिसके लिए उन्हें एक चट्टान से नीचे उतरना होगा क्योंकि वहां सबसे बड़े उड़ने वाले डायनासोर का घोंसला है। अब उन्हें इसके अंडे का सैंपल लेना होगा क्योंकि उड़ते हुए डायनासोर का सैंपल लेना तकरीबन नामुमकिन है। ये लोग रस्सियां बांधते हैं और एक एक करके नीचे उतरना शुरू करते हैं। हेनरी को ऊंचाई से बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने खौफ पर काबू पाता है। इसी दौरान ऊपर डांक रस्सियां देख रहा होता है कि अचानक इसकी नजर एक छोटे जानदार पर पड़ती है जो दौड़कर एक गार में चला जाता है। जब वो झाड़ियां हटाता है तो पता चलता है कि ये एक कदीम मंदिर का दरवाजा है। नीचे अब ये लोग इस अंडे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो जगह इस मंदिर का हिस्सा होती है जिसे देखकर वो हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये मंदिर कब का होगा। हेनरी अंडे का सैंपल लेना शुरू करता है। इसी दौरान जोरा इससे पूछती है, आखिर तुम चाहते क्या हो, ये सैंपल किस चीज में इस्तेमाल होगा? तो वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि ये सब के लिए आम हो जाए ताकि करोड़ों लोग अपने इलाज करवा सके, चाहे वो अमीर हो या गरीब। ये बात हो ही रही थी कि अचानक रेकलस जो बाहर इन पर नजर रखे हुए था, इसके करीब वो डायनासोर आ जाता है जिसके अंडे के साथ ये लोग छेड़छाड़ कर रहे थे। रेकलस घबरा जाता है और फौरन डांग को ऊपर खींचने को कहता है। नीचे मौजूद दोनों को भी अंदाजा हो जाता है कि खतरा आ चुका है। वो जल्दी से अपना काम मुकम्मल करते हैं, मगर दोस्तों देर हो जाती है। अब वो डायनासोर उन्हें देख लेता है और अपनी चोंच से इन पर कई बार हमला करता है। इससे ये होता है कि ये सैंपल वाली शीशी इनके हाथ से टूटकर दूर जा गिरती है। तब रेकलस इस डायनासोर का ध्यान भटकता है, मगर यही इसकी मौत की वजह बन जाती है। डांक अपनी आंखों के सामने एक और दोस्त को खो देता है, लेकिन अब इसे भागना पड़ता है। वो इसी मंदिर के अंदर घुस जाते हैं। नीचे हालात खराब हो रहे हैं क्योंकि हेनरी अब लटक रहा है और वो शीशी भी एक चट्टान पर अटकी हुई है। सही वक्त पर जोरा ने रस्सी पकड़ ली, वरना बहुत बड़ा हादसा हो जाता। फिर अब सब में फुस तरीके से नीचे पहुंच जाते हैं और सैंपल भी वापस मिल जाता है। अब ये लोग वापस जा सकते हैं। इधर खानदान राफ्ट की मदद से आखिरकार आइजन की लैब तक पहुंच जाता है जहां एक हेलीकॉप्टर मौजूद था। टेरेसा जोर जोर से मदद के लिए चीखती है, जैसे
زورا اور اس کی ٹیم سن لیتی ہے کیونکہ وہ بھی وہی موجود تھے۔ جیسے ہی ٹیریسا نے مرٹن کو دیکھا وہ اس پر برس پڑتی ہے اور گالیاں دیتی ہے۔ سب نے ماحول کو پرسکون کرنے کی کوشش کی لیکن دوستو اس سے بھی بڑی مصیبت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہاں 2 ڈائناسور آ چکے تھے جن سے بچنے کے چکر میں یہ دونوں گروپ دوبارہ الگ ہو جاتے ہیں۔ خاندان ایک اسٹور میں چھپ جاتا ہے اور گیٹ کو مضبوطی سے بند کر دیتے ہیں مگر وہ ڈائناسور چھت توڑ کر اندر گھس جاتے ہیں۔ اگرچہ تینوں لوگ بچ جاتے ہیں مگر صرف ایزابیل ایک طویلا کو بچانے کے چکر میں فریج میں چھپ جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ وہاں سے نکلتی ہے فوراً بھاگ کر اپنے خاندان کے پاس آتی ہے جو ایک ڈرینیج سسٹم میں چھپے تھے۔ دوسرا ڈائناسور ڈانک اور ہنری کے پیچھے پڑا ہوتا ہے جس سے بچنے کے لیے یہ لوگ ایک لیب میں گھس جاتے ہیں جہاں کا منظر ناقابل یقین ہوتا ہے کیونکہ یہ وہی جگہ تھی جہاں ٹیسٹ کیے جا رہے تھے۔ وہاں ڈانک کو ایک نقشہ بھی ملتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس پوری لیب کے نیچے ایک ڈرینیج ہے جو انہیں ایک موٹر بورڈ تک لے جاتا ہے۔ اب زورا اور مارٹن ساتھ تھے مگر مارٹن اچانک جیب لے کر فرار ہوتا ہے کیونکہ اسے صرف سیمپل چاہیے تھے نہ کہ یہ لوگ۔ اب ہیلی کاپٹر بھی آ چکا تھا جو ان کی تلاش میں لگا تھا۔ اسی دوران زورا کی نظر ایک ڈائناسور پر پڑتی ہے جو اس ڈرینیج میں گھس رہا تھا جہاں خاندان چھپا ہوا تھا اس لیے وہ بھی ان کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ ہیلی کاپٹر جانے والا ہی تھا کہ ہنری فلیئر جلا کر اپنی موجودگی کا سگنل دیتا ہے اس لیے ہیلی کاپٹر واپس آنے لگتا ہے لیکن اچانک 2 ڈائناسور آ کر اس پورے ہیلی کاپٹر کو کھلونے کی طرح اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ یہ ڈائناسور دنیا کا سب سے بڑا اور خطرناک ڈائناسور تھا۔ وہاں ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے، دونوں بھاگ کر ڈرینیج میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پورا خاندان چھپا ہوا ہوتا۔ اب ان کی قیادت ڈانک کر رہا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ ڈیک کہاں ہے مگر ایک مسئلہ تھا جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو گیٹ لاک ہوتا ہے۔ کسی چھوٹے اور پتلے شخص کو باہر جا کر شٹل کھولنا پڑے گا۔ ایزابیل فوراً تیار ہو جاتی ہے اور ڈیک کو کھول دیتی ہے لیکن اسی وقت ان کے پیچھے وہ حیوان آ جاتا ہے جسے دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں وہاں مارٹن آتا ہے، اس کی آواز سے ڈائناسور کا دھیان بھٹک جاتا ہے اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر یہ سب لوگ بھاگ نکلتے ہیں۔ مارٹن کو وہ ڈائناسور کچا ہی نکل جاتا ہے، بس اس کا ہاتھ بچتا ہے جس میں وہ سیمپل پکڑا ہوا تھا، اسے زورا اٹھا لیتی ہے۔ پورا گروپ اب ڈیک پر پہنچتا ہے لیکن وہ دیو بھی وہاں آ جاتا ہے اس لیے ڈانک اپنی جان قربان کرنے کا فیصلہ کرتا ہے کیونکہ اگر ایسا نہ کیا تو کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکے گا۔ وہ فلیئر جلا کر اسے دور لے جاتا ہے تاکہ سب لوگ بچ جائے۔ زورا اسے ایسا کرنے سے روکنے کی بہت کوشش کرتی ہے، وہ چیختی ہے مگر کچھ ہی دیر بعد وہ روشنی بجھ جاتی ہے یعنی اس کا ساتھی ہمیشہ کے لیے اس سے دور جا چکا ہے۔ ادھر باقی لوگ بوٹ چلا کر اس جزیرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ سب کے چہروں پر مایوسی تھی کیونکہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کھو دیا تھا لیکن اچانک ایک فلیئر جل اٹھتا ہے۔ زورا مڑ کر دیکھتی ہے تو وہاں ڈانک تھا۔ جی ہاں دوستو، وہ زندہ تھا۔ وہ فوراً بوٹ میں آ جاتا ہے اور یہ سب اس جزیرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اب طویلا بھی ایزابیل کے پاس تھا۔ وہاں مارٹن اور زورا فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس سیمپل کو عام لوگوں تک پہنچائیں گے تاکہ اس کا فائدہ ہر کوئی اٹھا سکے۔ اس کے ساتھ یہ کہانی یہی ختم ہو جاتی ہے۔